दर्शकों, विज्ञान आज सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और जब भी बात आती है साइंटिफिक रिसर्च की, तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है और वो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज, यानी कि IACS, कोलकाता। ये संस्थान कल अपने 150 साल पूरे कर रहा है। ये वही जगह है जहां सर सीवी रमन जी ने अपनी ऐतिहासिक खोज रमन इफेक्ट पर काम किया, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला। जी हाँ, साइंस के क्षेत्र में ये भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था और IACS के 150 साल के इस शानदार सफर, देश में उसके योगदान और भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर शेखर सी मांडे जी, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल CSIR। सर, DD मॉर्निंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग शो में। और सर, सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि IACS की शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ की गई और उस समय इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जैसे कि आपको पता है कि 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था और जो कि पूरे विश्व में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी आई थी जी। जिसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान की एक बहुत अहम भूमिका रही थी। और आज भी हम जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति में विज्ञान और तंत्रज्ञान की एक बहुत अहम भूमिका होती है। बिल्कुल। और जो कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था, हमारे देश को विज्ञान और तंत्रज्ञान से वंचित किया गया था। और इस वजह से कुछ व्यक्तियां जो थी, मुख्यतः बंगाल में, उन्होंने ऐसा सोचा एक स्वदेशी भाव से कि क्यों ना हमारे देश में विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जी। जिसे कि डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी परिकल्पना सामने में रखी और 1876 में इस संस्था की स्थापना की गई। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जो एक बहुत जाने माने डॉक्टर थे, रामकृष्ण परमहंस जी के वो एक निजी डॉक्टर भी रह चुके थे जी। तो उन्होंने इस संस्था की स्थापना 1876 में, जैसे कि आपने कहा, 29 जुलाई को की थी। जी बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि आज IACS को भारत का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जो इसे इतना ऐतिहासिक और खास बनाती है? मैं तो कहूँगा भारत का नहीं, पूरे एशिया का पहला वैज्ञानिक संस्थान ऐसा रहा है। और यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस भी आदमी को अगर विज्ञान में रुचि हो, वो इस संस्थान में आके अपने रुचि को आगे बढ़ाकर और कुछ अगर अनुसंधान करना चाहे विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में, तो वहाँ पे वो कर पाए। तो खासियत तो ये सबसे बड़ी थी कि एक जगह ऐसी जहाँ पे एक लेबोरेटरी बनाई गई, जहाँ पे कोई भी वैज्ञानिक आकर अपने मन में जो कोई कल्पना है विज्ञान के बारे में, उसे एक आगे ले जाकर उसके ऊपर अनुसंधान कर पाए। और हम जो मानते हैं कि प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में अगर कुछ हमारे मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर खोजने की विज्ञान के मार्फत कोशिश करें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शेखर, आपसे यहीं पे ये जानना चाहेंगे कि सर सीवी रमन और रमन इफेक्ट का IACS से क्या संबंध है और ये खोज इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जाती है? ये एक बहुत ही रोचक कहानी है जी। कि सीवी रमन जी 1907 में कलकत्ता में पधारे और उनकी नौकरी थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, ब्रिटिश सरकार में। जी। उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी और जो ऑफिस में जब जाते थे तो रास्ते में उन्होंने एक बोर्ड देखी जिसके ऊपर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ओके। और जैसे कि आपको पता है कि सीवी रमन जी के मन में विज्ञान के बारे में बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक डिग्री जो है वो उन्होंने साइंस में पाई थी, इसलिए उनको जब उन्होंने वो ये बोर्ड देखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पे एक अमृतलाल सरकार जी थे जो महेंद्रलाल सरकार जी के बेटे थे। महेंद्रलाल सरकार जी तब तक वो नहीं रहे थे, लेकिन अमृतलाल सरकार जी इसे सामने ले जा रहे थे। तो सीवी रमन जी ने अमृतलाल सरकार जी को पूछा कि क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ? और अमृतलाल सरकार जी ने पूरे दोनों बाहें फैलाकर कहा कि जरूर आइएगा और आप जो कोई काम करना चाहे तो आप यहाँ कर सकते हैं। और ये शुरुआत रही सीवी रमन जी की 1907 से। उन्होंने लगातार 1933 तक इस संस्थान में काम किया और जब उनके मन में जब विचार आया
कि क्या हम जो लाइट देखते हैं, दो तरीके के माने जाते हैं फिजिक्स में, कि ये पार्टिकल हो सकता है या वेव हो सकता है। और रमन चंद्र जी के माने में भावना थी कि इसे पार्टिकल कहा जा सकता है। जी। तो क्या लाइट की इंटरेक्शन अगर लिक्विड्स के साथ देखे, तो क्या हम लोग उसके ऊपर जांच पहचान कर सकते हैं, क्या कोई अनुसंधान कर सकते हैं क्या? जी। और उन्होंने यहाँ पे अपने जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे सेटअप किए, और जिसका फलस्वरूप जो रामन इफेक्ट के नाम से सीवी रमन जाने जाते हैं, जी। उन्होंने जो नोबेल पारितोषिक जिस खोज के लिए पाया, वो इसी संस्थान में अनुसंधान किया गया था। पिछले 150 साल की बात करें तो IACS ने भारत के साइंस और रिसर्च को किस तरह से आगे बढ़ाया है? जैसे कि हम जानते हैं कि IACS के साथ भारत के सभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का संबंध रहा है। जी। शुरुआत में ही जैसे कि आशुतोष मुखर्जी जी थे, मेघनाथ साहा जी थे, जगदीश चंद्र बसु जी थे, जी। सत्येंद्र नाथ बोस थे। इन सभी का संबंध IACS से बहुत गहरा रहा है। और शुरुआत से ही IACS का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के समाज के लिए और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जी। बहुत गहरा रहा है। एक केदारेश्वर बनर्जी जी है, जिनका नाम अभी आपने अपने स्क्रीन पे देखा। इन्होंने यहाँ पे जब काम शुरू किया था, तो केदारेश्वर बनर्जी की एक बहुत बड़ी खोज रही थी, जिसे जी। हम लोग क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इसमें क्रिस्टलोग्राफी से क्या हम लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं या नहीं। और केदारेश्वर बनर्जी की ये जो खोज है बहुत बड़ी रही है। और इस खोज को आगे ले जाकर कुछ अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे, हॉफमैन और कार्ल नाम के, उन्हें 1985 का नोबेल पारितोषिक मिला था। और दोनों ने अपने नोबेल पारितोषिक के लेक्चर में केदारेश्वर बनर्जी के काम का उल्लेख करके कहा था कि उनका काम जो है, उसकी मूल आधार केदारेश्वर बनर्जी का काम रहा है। जी। तो मैं समझता हूं कि 150 वर्ष से आज तक IACS की भूमिका भारत के विज्ञान में बहुत अहम भूमिका रही है। और भारत के विज्ञान को आगे ले जाने में IACS का जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हम मानते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि IACS का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहीं आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज IACS में किन किन क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है, और हम चाहेंगे कि कुछ उदाहरण के साथ आप हमें इसे समझाइए। जैसे कि हम जानते हैं कि मूल शुरुआत से IACS पदार्थ विज्ञान और रसायन शास्त्र पे काफ़ी इनका भर रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में IACS में बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक आज भी वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ 20-25 वर्ष पूर्व यह भी माना गया कि जैविक शास्त्र, बायोलॉजी, जी। ये एक बहुत उभरता हुआ विज्ञान है। तो IACS ने भी यहाँ पे काम करना शुरू किया विज्ञान, जैविक शास्त्र में। और इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज मटेरियल साइंसेस में हो, या फिजिक्स में हो, या केमिस्ट्री में हो, इस सभी में जैसे सेमीकंडक्टर्स हो, सोलर सेल्स हो, या रेटिना पे अगर मनुष्य के रेटिना के ऊपर काम हो, जी। ये IACS के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और इनका एक योगदान बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। जी। तो सर, ऐसे में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आज की बात करें तो आज भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में IACS की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत सही कहा कि आज के दिन भारत विज्ञान और तंत्रज्ञान में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी। और इसकी प्रतिमा हमें मिलती है कि हमारे भारत का स्पेस प्रोग्राम हो, या डिफेंस प्रोग्राम हो, या CSIR के जो की कंट्रीब्यूशन रहे गई कई वर्षों में, इसकी प्रतिमा हमें भारत के विज्ञान और अनुसंधान में पाई जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि IACS में अलग अलग विषयों पे अनुसंधान हो रहा है, अलग अलग विषयों में परीक्षा हो रही है। जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोलॉजी में ये सभी बहुत महत्वपूर्ण अंग है विज्ञान के। और इसको आगे ले जाने में IACS एक बहुत अच्छी भूमिका कर रहा है। जी। और अगर इंटरनेशनल इंडेक्सेस देखें, जैसे कि एक नेचर इंडेक्स होता है, एक नेचर नाम की पत्रिका है, जी। वो हर वर्ष अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाओं को नापती है कि किस तरह है। और लगातार हम देखते आए हैं कि IACS का नंबर जो है टॉप के 5 या 6 में हर वक्त जरूर आता है। तो IACS की भूमिका और IACS का महत्व देश के विज्ञान और तंत्रज्ञान के लिए एक बहुत अहम भूमिका है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जो युवा अपना साइंस और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो IACS उन्हें किस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है? जी,
मैं तो ये कहूंगा कि जिन जिन लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं और अगर आप अपनी रुचि को आगे ले जाना चाहते हैं, और विज्ञान की दुनिया तो आप जानती ही है कि एक बहुत रोचक दुनिया है। जी। जो कोई हमें पता नहीं उसकी हम लोग खोज करना चाहते हैं। ये विज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका है कि आज तक जिसे हमें जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसकी खोज हम करना चाहते हैं। और इसके लिए कोई भी युवा अगर चाहे तो मैं समझता हूँ कि आईआईसीएस ऐसी संस्थान है जहाँ पे अपनी आकांक्षाओं को, अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आईआईसीएस जरूर जाकर देख सकते हैं कि क्या आपको वहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप अपने विचारों को आगे ले जा सकें। बिल्कुल। तो सर, ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि 150वें फाउंडेशन डे की बात करें तो इस मौके पर कौन कौन से खास कार्यक्रम या फिर पहले की जा रही हैं जिनके बारे में हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। 150 वर्ष की जो परंपरा रही है आईएसएस की बहुत महत्वपूर्ण रही है जी। और आज के दिनों में हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पूरी दुनिया के सामने में आए हैं। जैसे कि क्वांटम की दुनिया एक उभर कर हमारे सामने में आई है और हम जानते हैं कि आने वाले वर्षों में एक क्वांटम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी पूरे मानव जात को आगे ले जाने के लिए। इसी तरह हमारे पर्यावरण पे, जलवायु पर्यावरण में जो कुछ ऐसे परिणाम हमें आगे पता चल रहे हैं कि जिसका मनुष्य जात पे कोई हानि के कारण या उसके अच्छे परिणाम नहीं है, इसको हम लोग किस तरह इसके ऊपर काम करके इसकी हानि का थोड़ा कम करना चाहेंगे। जी। हम जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसके भी आईएसएस पे काम हो रहा है और आने वाले समय में भी होने जा रहा है, मैं ऐसे मानता हूँ। जी बिल्कुल। काफी आने वाले विषय है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ये भी आईएसएस में अलग अलग विषयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका रहेगी, जैसे पदार्थ विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, इसके ऊपर भी आईएसएस में अनुसंधान हो रहा है। और अगर कोई इसके ऊपर काम करना चाहे जैसे कि हमारे युवा वैज्ञानिक हो, वो जरूर आईएसएस में जाकर इसके बारे में अगर देखें कि क्या हम भी इसमें हमारी भूमिका कर पाएंगे या नहीं। ये मैं समझता हूँ कि अच्छा एक युवाओं के लिए अच्छा रहे। बिल्कुल। तो डॉक्टर शेखर, आपने आगे फ्यूचर की तो हमें बात बताई कि किस तरह से क्या सोच है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 10-12 साल पीछे की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में किस तरह की तरक्की हुई है? तो मैं तो समझता हूँ कि आज के दिन अगर भारत को अगर ग्राफ देखे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में किस तरह है, जी। वो तो जरूर हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। जी। कि साइंस और टेक्नोलॉजी के भारत में जो तरक्की हो रही है गए 15, 20, 25 साल में अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि गए 10 सालों में इसमें और भी तेजी आई है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि इसकी प्रतिमा हमें भारत के स्पेस साइंस में जरूर दिखती है कि जो भारत ने पहली बार एक चंद्रयान को चंद्रमा पे उसके दक्षिण क्षेत्र में उतार कर दिखा दिया पूरे दुनिया के सामने में कि क्या भारत एक पहला देश बना जी। जो एक अनचार्टर्ड टेरिटरी थी वहां पे जाकर पहुंच गया। हमारी टेक्नोलॉजी को सफलता से हम लोगों ने सबको सामने दिखाया। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान में भी आज के दिन क्लाइमेट चेंज हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मटेरियल साइंस हो या क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो, इसमें भी भारत में काफी तेजी से काम किया जा रहा है सब जगहों पे। और भारत सरकार ने इसके लिए काफी सारे नई स्कीम्स है, जैसे क्वांटम मिशन हो, साइबर फिजिकल सिस्टम हो। ये सब मिशन जो भारत सरकार में इसको बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं और वो सभी संस्थाओं में, जैसे कि आईआईसीएस है, जैसे कि बंगलोर में आईआईएससी बंगलोर है, अलग अलग आईआईटीज है, सभी संस्थाओं में उसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सर, अगर हम देश के युवाओं की अगर बात करते हैं तो आपका क्या संदेश होगा उनके लिए, क्या मैसेज होगा उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वो साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बना सके, आगे बढ़ सके? मैं तो समझता हूँ कि विज्ञान और तंत्रज्ञान एक बहुत ही बड़ा रोचक विषय है। जी। और हमें भी हमारे शरीर पे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम विज्ञान की खोज के बारे में सोचते हैं। जी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं है और उसकी खोज हम अगर करना चाहे और सही में उसकी खोज हम कर पाते हैं, इससे खुशी किसी भी मनुष्य के मन में और बड़ी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और इसलिए मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि विज्ञान और तंत्रज्ञान एक विषय ऐसा है जो आपकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में बहुत उसका बड़ा योगदान हो सकता है। आप जरूर आइएगा और विज्ञान अनुसंधान में आपका योगदान जरूर कीजिएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। तो आज हमारे साथ आईएसीएस की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर ऑनलाइन चर्चा कर रहे थे डॉक्टर शेखर सी मांडे, अध्यक्ष इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और पूर्व महानिदेशक CSIR। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी और हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।